पॉजिटिव आ गया था। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो वहां भी लाइन चार्ज की वजह से बताया था, यहाँ भी लाइन चार्ज है, बट वहां एक्सियल कंडीशन में लिया था, यहाँ लाइन चार्ज को हमने वर्टिकल लेकर के फिर मिड पॉइंट से किसी एक्सिस पे ले लिया था। ये भी हम निकाल चुके हैं। फिर ये मैंने फिर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, तो उसके ऊपर मैंने कहा था दो फोर्स एक्ट करेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा डायरेक्शन जो होती है फोर्स की वो उसी तरफ होती है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी थी आपको। उसके बाद मैंने कहा था जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। एक ये भी कहा था जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो दोनों, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों को मिला के देखेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये कहते हैं लीनियर फोर्स जीरो होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। बट घूमने के लिए जो टॉर्क एक्ट करती है, वो जो एंगुलर फोर्स है वो जीरो नहीं होती है, वो घुमाना चाहती है इसको, मेक अलाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मूवमेंट की होती है। ये जैसे डाइपोल मूवमेंट ऐसे रखा है डाइपोल, और जो इधर की तरफ होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, जो ठीक उसके परपेंडिकुलर होगी वो टॉर्क की होगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये स्पेशल केसेस थे क्योंकि टॉर्क जब एक्ट करेगा पीई होगा, पी साइन थीटा होता है, थीटा अगर 0 डिग्री है तो 0 हो जाएगा, 90 है तो पी हो जाएगा। कब स्टेबल होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, 0 केस में स्टेबल, इस केस में अनस्टेबल हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो फोर्स भी कम होगी, नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ठीक फोर्स उसके अपोजिट एक्ट कर रही है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है तो चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगी, बट यहाँ फोर्स ज्यादा होगी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट डायरेक्शन जो आएगी वो इधर की तरफ ही आएगी। तो यहाँ देखो जो P है उसकी डायरेक्शन में ही फोर्स है, ठीक, की फोर्स की डायरेक्शन है। अब अगर उल्टा कर लिया मैंने, अब की बार डाइपोल को ठीक 180 पे घुमा दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, बट ज्यादा होने साथ में क्या है, ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगी, ये नेगेटिव है, डायरेक्शन जो फोर्स की होगी वो उसके अपोजिट में होगी, बट ये फोर्स ज्यादा होगी बेटा, ज्यादा होगी तो मेरे बच्चे ऑब्वियस है, तो ज्यादा फोर्स कहां की तरफ एक्ट कर रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ। अच्छा, डाइपोल की डायरेक्शन भी क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो भी लेफ्ट की तरफ। तो अल्टीमेटली देखा जाए डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। फिर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया था, जैसे हम कहते हैं कॉम को ड्राई हेयर के साथ रब कर लिया, तो अब इस केस में क्या हो गया, हमारे पास में मान लो कॉम आ गई, कॉम को क्या ले लिया, वो चार्ज हो गई। अब जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, वो अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाता है उनके लिए। जैसे ग्लास रॉड के केस में मैंने बताया था, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर लिया, ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गई, डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ क्यों खींच रही है, क्योंकि ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसके आसपास में वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ग्लास रॉड के आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर डिस्टेंस पे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज मान लो डस्ट पार्टिकल पे डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ग्लास रॉड पॉजिटिव है, तो डस्ट पार्टिकल से डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन डस्ट से ग्लास रॉड की होगी, तो अट्रैक्शन भी उधर की तरफ ही होगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये सब न्यूमेरिकल वगैरह बताए थे। फिर मैंने बताया था जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं, रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, टॉर्क जनरेट करती है, और उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आ जाता है बेटा, आने की कोशिश करता है। अगर हमें उसे रोकना है वहीं पे तो हमें वर्क करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। तो वर्क करने के लिए हमने बताया था यार, हम पहले क्योंकि वेरिएबल होता है तो इसलिए छोटा वर्क डन लेंगे, रोटेशनल है इसलिए लीनियर फोर्स की जगह एंगुलर फोर्स लेंगे, लीनियर डिस्टेंस की जगह एंगुलर डिस्टेंस लेंगे। ये सब टॉर्क की वैल्यू पुट करी, इसको इंटीग्रेट किया, ये सब वैल्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। वी हैव टू फाइंड, इसके स्पेशल केस लिए थे, थीटा 1 को 90 ले लें, थीटा 2 को थीटा ले लें, तो भी हमारे केस में ये केसेस आ गए थे, और एक्सप्रेशन हमारा ये आया था यूनिफॉर्म, यानी कि इसके लिए। ठीक है बेटा। अब देखो अगर ये डाइपोल बिल्कुल सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल लेट जाएगा तो हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर को ही है हॉरिजॉन्टल के केस में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर को ही है और डाइपोल भी उधर को ही हो गया, यानी कि नेगेटिव इधर को, तो ये स्टेबल कंडीशन होगी इसकी।
अब मैंने ये केस भी आप लोगों को बता दिया था, अब ये भी लाइन चार्ज की वजह से ही है, बट मैंने यहाँ पे थीटा लिया था, ठीक है, और यहाँ पे थीटा लिया था। तो एक चीज डायग्राम में जरूर यहाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ, कल मैंने नोटिस नहीं की थी, ये कॉस आएगा, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, और इधर क्या आएगा, साइन आएगा। और ध्यान रहे हम जो इस डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, वर्टिकल, और इसको क्या ले रहे हैं हम, हॉरिजेंटल। तो आप देख लेना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कॉस आएगा, तो यहाँ और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में साइन आएगा। तो इसलिए ये EX लिखा है, इसलिए यहाँ साइन यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कॉस। EY लिखा है तो यहाँ ऊपर की तरफ है तो कॉस यूज हो रहा है, ज्यादा बेटर होगा वो। क्यों आया ये थीटा इधर है? इसमें सर, हाँ यस बेटा, सर ये दोबारा समझाना, ये बता देता हूँ, ठीक है बेटा। देखो बेटा, 1 मिनट बचे मेरे, जस्ट 1 मिनट बेटा। मैं इसे इरेज करना चाह रहा था, चलिए छोड़िए बेटा। मैं आपको ये बता रहा था कि ये यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, ये कोई लाइन चार्ज दे रखा, पूरा का पूरा लाइन चार्ज है, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज हो रखा है। मैंने इससे किसी A डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मान लिया, मेरे पास में P पॉइंट आ गया बेटा, यहाँ पे P पॉइंट आ गया। आपको पता है इससे डिस्टेंस वेरी कर रहे हैं, जब ये डिस्टेंस अलग अलग आ रहे हैं तो उसका मतलब होता है फोर्स वेरी कर रही होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रही होगी। तो ऐसे केस में एक एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं। देखो आपने +1 में 2 केस पढ़े होंगे, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स Fs cos थीटा, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, तो वहां एलिमेंट्री वर्क डन निकालते थे। तो यहाँ जो भी चीज वेरिएबल फोर्सेस या वेरी करने की वजह से होगी, तो वहां एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एलिमेंट्री? dx लेंथ की वजह से। देखो इस पूरी लेंथ को x, पूरी लेंथ को तो L बोलेंगे बेटा, और पूरी लेंथ का चार्ज क्या होगा हमारे पास में, Q होगा, ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा, माउस से ही लिखता हूं तो इसलिए थोड़ा सा माइट भी वो है, अगर ये कोई नोट पैड होता तो साथ में ज्यादा क्लियर हो जाती, चलो कोई बात नहीं, एनीवे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक इसको वर्टिकल से, ये वाली लाइन से थीटा एक एंगल ले लिया, ओके ले लिया, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है भाई। तो जो ये वर्टिकल लाइन मैंने ली थी, ये तो एकदम इधर इस वाली डायरेक्शन में जा रही है, और जो मेरी डी वाली लाइन है ये इधर को जा रही है। अगर ये मेरा एंगल थीटा है, तो वर्टिकल वाली एंगल भी, ये एंगल भी मेरा थीटा होगा, ये 100% है। जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा रिजोल्व करेंगे, तो जिधर को एंगल होता है उधर को कॉस लगता है मेरे बच्चा, बेटा ठीक है ना। उधर को क्या लगेगा हमारे पास में, डी कॉस थीटा लगेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ऊपर की तरफ डी कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे की तरफ जो हॉरिजेंटल में ये डी कॉस थीटा हो जाएगा ऊपर वैल्यू में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो ठीक 90 पे होगा कॉस से। तो कॉस अगर ऊपर को यहाँ की तरफ अगर 90 है कॉस, तो ठीक 90 डिग्री पर साइन लगेगा, यहाँ साइन आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान रखना, हॉरिजेंटल में साइन आएगा, वर्टिकल जो मैंने वाई एक्सिस मानी है उसमें कॉस आएगा। अब मैं हॉरिजेंटल का पहले अगर निकालता हूं, तो मैंने हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आपको पता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटल में क्या होगी यार, डी का समेशन होगी या इंटीग्रेशन होगी। डी हॉरिजेंटल में कितनी है, हर कंपोनेंट की वजह से साइन थीटा लग रहा है, इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और भी बहुत सारे एलिमेंट्री पोर्शंस होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिख दिया हॉरिजेंटल में। अच्छा डी की वैल्यू क्या होगी आपको पता है यार, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस एलिमेंट्री पोर्शन का चार्ज कितना होगा, कौन बताएगा? देखो बेटा अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बार बार वो चीज, डी क्यू होगा यार इस एलिमेंट्री पोर्शन का चार्ज, और डी क्यू को क्या लिख देते हैं, डी क्यू लैम्डा, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में दे रखा हो तो डी क्यू को सीधा लिखते हैं लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल। तो यहाँ इन्होंने लैम्डा डीएल लिख दिया। अगर यहाँ डीएल की बजाय डीएक्स दिया है तो मैं यहाँ डीएक्स ही लिखूंगा, ठीक है ओके। यहाँ पे ये वाले केस आ गया, तो इन्होंने इसको डी लैम्डा डी क्यू की वैल्यू लिख दी, ये आर स्क्वायर है ही,
और ये x अपॉन r कहां से आया यार, ये साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये देखो ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या चीज रहेगा हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा क्या होगा दिस पोर्शन x अपॉन r, यही तो लिखा है x अपॉन r। अब इसको कंबाइन कर दिया मेरे बच्चा, जो वैल्यू कांस्टेंट है k और लैम्डा वो बाहर आ गई, x dx अपॉन r स्क्वायर, ये भी अब हमारे पास में r स्क्वायर आ गया, r क्यूब बनेगा अभी ये, क्योंकि यार ये स्क्वायर तो था ही, ये एक और r है क्यूब बन गया। अब r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये ट्राइंगल देख रहे हो आप, ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये साइड हमारी क्या r और ये साइड क्या है a और ये क्या है x, देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेन्यूज हो गया ये r, तो ये किसका बेस a का स्क्वायर परपेंडिकुलर x का स्क्वायर, तो यहाँ इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया बेटा। अब जो ये वैसे तो ये बायो वाले बच्चे ये यहाँ तक तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, x जो ऊपर दे रखा है उसको tan थीटा मान लेंगे, ये बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इंटीग्रेशन में, प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। अब आपने इसको x ले लिया, आपको पता है क्यों, क्योंकि x लेकर के मैं जब इसका डिफरेंशिएट करूंगा ना मेरे बच्चों, तो ये dx बन जाएगा, और tan का जिन बच्चों को नहीं पता है उनका डिफरेंशिएशन आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और डी थीटा लगी जाएगा, ए कांस्टेंट टर्म है वो आ गई, ये dx की वैल्यू आ गई। देखो वैसे भी देखा जाए तो ये तीन टर्म्स हैं यहाँ, x dx हमारे पास में है और a, ये तीन अननोन तीन वेरिएबल्स हैं, हमें इनको एक में रिजोल्व करके लाना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैंने फिर इस चीज को क्या किया, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, ए की जगह पे तो यही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो x है उसकी जगह पे तो हम लेट कर चुके हैं क्या, ए टेन थीटा, उसका स्क्वायर कर लिया, तो ये उसकी भी वैल्यू आ गई, यानी कि जो तीन वेरिएबल थे, अब x dx और a उनको हम सब्सट्रैक्ट करके a की वेरिएबल में ले आए a की फॉर्म में, ये सब वैल्यूज हमने पुट करनी है यहाँ पे, x की वैल्यू, dx की वैल्यू और a की वैल्यू, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, आपको पता है ना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 रेज टू पावर को ला करके हमारे पास में ये पूरी पावर सॉल्व होके आ गई। अब ये वैल्यू मैंने लिख दी ए क्यूब सीकेंट का क्यूब, फर्दर और क्या किया, कट जो कट सकता था वो काट दिया, हमारे पास में सॉल्व करके ये बचा मेरे बच्चा। अब आप कहेंगे यहाँ सर ये लिमिट क्या लगा रखी है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, वो यार जो मैंने वर्टिकल पॉइंट माना था उससे एक एंगल कितना ले रखा है मैंने, थीटा 1, दूसरा एंगल मेरा कितना ले रखा है, थीटा 2। आपको पता है ओरिजिन से अगर मान लो इधर की तरफ चल रहे हैं, एक तो डायरेक्शन एंगल की ये दिखाई है ये वाली, तो एक को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो दूसरे वाली को क्या लूंगा यार, नेगेटिव लूंगा ना, तो यहाँ पे एक को इनिशियल, इसको माइनस थीटा 1, पहले तो नॉर्मल इंडेफिनिट इंटीग्रल किया है, ठीक है ना, इन सब की वैल्यूज को पुट कर, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आ गया, लिमिट मैंने माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा वो लगा दी, ठीक है बेटा, थीटा 2। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करके मेरे पास में ये आया था बेटा, ये अलोंग द एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। अच्छा वर्टिकल में क्या ली थी, अभी अभी मैं आपको बता रहा था, वर्टिकल में तो यार मेरे बच्चे ये आ जाएगी ना, ये वाला साइन लगा हुआ, साइन नहीं कॉस लगा हुआ, तो डी कॉस थीटा होगी वर्टिकल में, डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू वही है एज इट इज, कॉस थीटा को वही ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो फिर वो उसी तरह से पुट कर करके आ रही है बच्चा, फिर वही लेट करेंगे, ए को एक्स को मानेंगे टेन थीटा, डी एक्स आ जाएगा मतलब ए टेन सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये तो बिल्कुल जैसे पहले किया था सॉल्व करके हम उसी तरह आ जाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। तो ध्यान रखना ये वर्टिकल में रिजल्ट आएगा और ये आएगा मेरे बच्चों हॉरिजॉन्टल में रिजल्ट। अब इसके स्पेशल केस हमने अगली बार निकाले थे, अगर थीटाओं को 0 ले लेते हैं तो ये देखो, ये वाला तो वर्टिकल वाला केस आ रखा था और ये आ रखा था हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल वाले में हमने पहले ही निकाल चुके हैं, वो साइन थीटा की फॉर्म में ऐसा है,
किसकी फॉर्म में था वो हॉरिजॉन्टल वाला, सॉरी cos थीटा 1 और cos थीटा 2, और वर्टिकल वाला किसकी फॉर्म में था sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, वो माइनस में है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ये प्लस में। अब जब एंगल पुट करेंगे सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट का मतलब तो यही होगा ना यार, ये जो डायग्राम बनाओ बिल्कुल, क्योंकि इधर वाला पोर्शन है इसका रॉड का वो खत्म हो गया एक तरह से। तो अब थीटा 1 की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और थीटा 2 की वैल्यू जो भी होगी 9, अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो वो 90 आ जाएगा। उन दोनों वैल्यूज में पुट कर लेना, एक तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हॉरिजॉन्टल वाले में, इसमें sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ये रिजल्ट आता है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या एक्ट कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल पर है एक वर्टिकल है, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली बात है पाइथागोरस की वजह से रिजल्टेंट निकल आता है। डायरेक्शन भी निकालनी हो तो एक आपको पता ही है tan थीटा जो होता है वर्टिकल अपॉन बेस, तो 45 आ जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट हो जाती, सेमी इनफाइनाइट होती तो एक एंगल 0 एक एंगल 90, अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो दोनों एंगल बेटा 90 हो जाएंगे। दोनों की वैल्यू पुट कर लेना, अलग अलग आ जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल तो 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल की वैल्यू तो ये आ जाएगी। तो इस केस में मैंने आपको बोला था ये वैल्यूज आती हैं। अब हम जो हमारे पास में पोर्शन है वो क्या है, देखो मैं आपको अभी सब क्या बता रहा हूँ, ये ऑल दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जो पेपर में आने वाला है, अगर कोई खाली सीबीएसई की तरफ से पढ़ना पड़ रहा है तो आपको मैं बता दूं इक्वेटोरियल और एक्सियल में से पक्का एक डेरिवेशन आ जाता है। देखो बेटा कुछ क्वेश्चन है हम टीचर्स को पता होते हैं पहले से ही कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आना है ये नहीं आना, इसी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं, क्योंकि सीबीएसई के पेपर देखे। तो ये चीजें आपको बोर्ड में नहीं आएंगी, मैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे मैं नहीं बोलना चाहता था बिकॉज कहीं ऐसा ना हो अरे सर ये बोर्ड में नहीं आएगा तो अब हमें ये वाला पोर्शन टफ लग रहा था, ये क्यों बताया था, ये जो पिछला डेरिवेशन था ना ये आना बोर्ड में, ठीक है, ये टॉर्क का एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का ये सब आ सकते हैं, और ना ही जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आने वाला। ये सब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, आपके ऊपर है कि डिपेंड कर रहे हो कितना कर सकते हो कितना नहीं। अब यहाँ मुझे क्या दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोली, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मेरे को बोल दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे बच्चे यहाँ पे क्या चल रहा है, मैंने आपको बताया एक कर्व पार्ट है मेरा, पूरा का पूरा चार्ज है बेटा, ठीक है ओके। अब ये पूरा चार्ज हो रखा है, इस पूरे चार्ज का कितना है जहां पे कर्सर मूव कर रहा है, ये पूरा का पूरा चार्ज मेरा क्यू है, तो लेंथ भी कुछ ना कुछ होगी इसकी एल, ठीक है। मैंने एक जो ये इनिशियल पॉइंट था इसका, मान लो यहां से इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट था बेटा, मैंने उस इनिशियल को, और ये फाइनल है, इनिशियल से एंगल बी थीटा पर कोई एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, जो एंगल कितना बना रहा है डी डी फाई, छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन, ये वाला एलिमेंट्री पोर्शन लिया, छोटा सा पोर्शन लिया तो यार छोटा सा ही चार्ज होगा इसका, चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दे ही रखी है यार डायग्राम में, तो ध्यान रखना ये छोटा सा चार्ज है, इसकी वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है ये जो वर्टिकल यहां से एंगल लिया मैंने ये थीटा है, जो नॉर्मल वर्टिकल से जो इस लाइन से एंगल लिया ये फाई है, ठीक है, ये फाई एंगल है। ये जो छोटा सा एंगल में ले रहा हूं एलिमेंट्री पोर्शन का ये वाला, ये मेरा डी फाई है। इस छोटे से वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही होगी डी। अब आपको एक इतना बता दूं, जितना ये एंगल होगा देखो फाई, उतना ही ये एंगल भी फाई होगा ना यार, ये एंगल भी फाई होगा, ठीक है। जब हम इसको रिजोल्व करेंगे तो इधर की तरफ क्या आएगा डी कॉस फाई, या रिजोल्व का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये डी कॉस फाई आएगा, डन, यहाँ पे आ गया ये कॉस फाई आ गया, ओके बेटा। इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आ जाएगा हमारे पास में कॉस डी फाई, सॉरी कॉस फाई, वर्टिकल में क्या आ जाएगा डी साइन फाई, ठीक है। ऐसे ही एलिमेंट्री पोर्शन इधर लिया तो मैं अगर इधर वाले कोई एलिमेंट्री पोर्शन लूंगा तो बेटा उसका वर्टिकल नीचे को आएगा, इसका वर्टिकल नीचे की तरफ आ जाएगा,
ठीक है, ये तो वर्टिकल वाले साइन वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, उसका हॉरिजेंटल भी इधर को ही आ जाएगा जो डी कॉस थीटा कहलाएगा। तो देखा जाए तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी वो समेशन ऑफ डी कॉस थीटा होगी। ठीक है जी, समेशन ऑफ डी कॉस थीटा। समेशन वर्ड को अगर मैं हटा लेता हूं तो इंटीग्रेशन डाल दूंगा। ठीक है, फिर डी की वैल्यू क्या होगी? डी की वैल्यू मेरे बच्चे होगी के, ठीक है, डी क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होती है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना बचा? आर रेडियस है, रेडियस इसका। ये मेरे डी डी की वैल्यू की बात कही है मैंने आपसे, ये वैल्यू मेरी डी की होगी। ठीक है, अब मैं इस डी की वैल्यू को, अब इस डी क्यू की वैल्यू को पुट करना चाहूं तो पुट कर लूंगा, क्योंकि यार इस डी क्यू की वैल्यू को तो मैं कह सकता हूं ना लैम्डा डीएल। यहाँ डीएल की जगह पे ये वाली लेंथ जो है मैंने डीएल ले ली। अब थोड़ा सा यहाँ पे चक्कर पड़ेगा, ये डीएल की वैल्यू क्या आएगी? ओके, अब आपने सेक्टर थ्योरम पढ़ी होगी, आपको याद होगा जब आप 10th क्लास में भी ये लोग ये पढ़ाते हैं। अगर मान लो ये आर्क है, ये आर्क है, इसे मैं एल कह रहा हूं बेटा, ये अगर मेरा थीटा है और ये मेरा रेडियस आर है, आप बताओ थीटा किसके बराबर होता है? एल अपॉन आर के बराबर होता नहीं होता थीटा? तो एल अपॉन आर। ओके, मैं यहां एल की जगह एलिमेंट्री पोर्शन मेरा कितना है? वो डी एल है यार। तो मैं अगर यहाँ पे डी लिख दूंगा इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी डी लिख जाएगा। तो डी आर की वैल्यू डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर फाई, आर डी फाई, जो ये इस पोर्शन का एंगल होगा। अगर ये एंगल भी देखो, जब ये डी एल लिखा तो ये एंगल भी मेरा डी फाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा डी फाई लग जाएगा। तो मेरे को एक चीज आपको बतानी है, डीएल की वैल्यू क्या होगी? आर डी फाई। ठीक है, आर डी फाई होगी एलिमेंट्री पोर्शन की जो लेंथ है, उसको रेडियस की फॉर्म में मैंने ले लिया। अब एक और चीज, डी क्यू क्या होगा मेरा? डी क्यू तो मेरा लैम्डा डी एल होता है, लैम्डा तो है ही, डीएल की वैल्यू अभी अभी मैंने पुट की है यहां से, तो ये मेरी पूरी इसकी वैल्यू आ गई यार। ठीक बेटा, अब ये वैल्यू मेरी डी क्यू की है। अब जो मैंने डी क्यू यहां बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उस डी क्यू में अगर मैं ये वैल्यू डाल देता हूं तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन गई। डी क्यू की जगह पे मैं लिखूंगा लैम्डा आर डी फाई। अब आर से आर, आर स्क्वायर नीचे ऊपर आर है, कैंसिल हो गया, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक डी फाई, डी की वैल्यू आ गई बेटा। वेरी गुड, डी की वैल्यू मेरी ये आ गई। ठीक है, अब मुझे cos फाई की वैल्यू चाहिएगी। देखो कैलकुलेशन के ऊपर ही सारा कुछ दारमदार होता है, मगर मुझे क्या होगा cos फाई की फॉर्म में, क्योंकि मैं डी फाई की फॉर्म में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो जरूरत नहीं है, बट एंगल यहां लगाना पड़ेगा माइनस थीटा बाई टू प्लस टू थीटा बाई टू, क्योंकि जो मिड पोर्शन है, देखो बेटा, ये पूरा का पूरा कर्व जो पोर्शन मैंने लिया था, ये पूरा ये एंगल मेरा थीटा लिया मैंने यार। आधे अगर मैं, ऑब्वियस है, इधर वाले पोर्शन को लूंगा तो ये थीटा बाई टू आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? तो एक को मैं माइनस थीटा बाई टू बोलूंगा, एक आधा एंगल इधर को होगा, एक को प्लस थीटा बाई टू बोलूंगा। साइन कॉस फाई की का इंटीग्रेशन साइन फाई होगा, बट एंगल पुट करूंगा थीटा बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करके मेरे बच्चों ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कर्व लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कर्व चार्ज लाइन। अब नेक्स्ट है हमारे पास में, अब देखो ये फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखो बेटा, मैंने पहले ही आपको बोला है कि ये थोड़े से मतलब वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली उसमें आते हैं, मतलब कंपटीशन में, बोर्ड के हिसाब से नहीं है।
ओके, अब आपको अगर याद आ रहा हो, ये एक डिस्क है बेटा। आपने फिर अब थोड़ी देर के लिए ना, देखो मैंने आपको हर का अपना एक अलग वे होता है, तो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे 11th क्लास में, तो वहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकाला था mr²/2, और फिर वहां पे निकाला था मोमेंट, सॉरी mr² अलोंग द सेंटर निकाला था रिंग का mr², और डिस्क का आया था mr²/2। आपको याद करो, उसमें जाओ दोबारा से। जब हम डिस्क का निकालते हैं तो एलिमेंट्री पोर्शन एक रिंग लेते हैं, हम ये कहते हैं कि जो डिस्क है वो रिंगों से बनी है। अगर देखा जाए तो एक पतला रिंग, उसके ऊपर और उससे बड़ा रिंग, और उससे बड़ा रिंग, और उससे बड़ा रिंग, और उससे, तो डिस्क तो बन गई। अगर नहीं है तो बहुत देसी आवाज में अगर बात करूं तो ऐसे समझो कछुआ छाप अगरबत्ती नहीं होती थी, वो जली उसकी तरह सर्कल सर्कल में बनी रहती है। तो वो रिंग मान लो, एक सर्कल एक रिंग हो गया, दूसरा उसके ऊपर हो गया, तीसरा उसके ऊपर हो गया, अगर हम उनके बीच के गैप को नेग्लेक्ट कर दें। या सीडी जो डिस्क होती है वो भी इसी तरह से बनी होती है। मैं फिर आपसे याद दिला रहा हूं कि मैं एक चार्ज डिस्क है, उसकी वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है। अब आपको एक पोर्शन ले लिया, आप कहोगे यार पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन लूंगा, तो यहाँ एलिमेंट्री पोर्शन मैंने एक ले लिया, एक रिंग ले ली जिसका रेडियस आर है। इस रिंग का रेडियस क्या है? आर। अच्छा, रिंग का एरिया कौन बताएगा आप में से? बेटा ये लाइन है और ये पेंट ब्रश सब बंद कर दो यार, ठीक है। तो ये रेडियस कितना हो गया? देखो सर्किमफ्रेंस रिंग का क्या हो जाएगा अगर रेडियस रिंग का आर है? सर्किमफ्रेंस हो जाएगा मेरा बच्चे 2πr। अगर 2πr हो गया, और डी आर इसकी थिकनेस है रिंग की, तो मेरा एरिया देखो थिकनेस कितनी है डी आर, तो मैं एरिया जो लूंगा लेंथ इंटू क्या ले लूंगा, ब्रेड्थ कह लो, थिकनेस कह लो। तो एरिया मेरा जो आएगा एलिमेंट्री पोर्शन, यानी कि अगर मैं एरिया की बात करूं, डीए की बात करूं या डीएस की बात करूं, तो वो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर? रिंग का एरिया जो एलिमेंट्री रिंग मैंने ली है वो 2πr, और वहां पे आ जाएगा बेटा मेरे पास में डी आर। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम इस चीज को समझ लेते हैं। ये रिंग का एरिया हो गया एलिमेंट्री, यानी कि एक डिस्क को निकालने के लिए हमें एलिमेंट्री पोर्शन रिंग लेना पड़ता है। अब जब डिस्क का चार्ज पूरे का क्यू था, पूरे डिस्क का चार्ज क्यू था, तो रिंग का तो भैया डी क्यू ही होगा, छोटे सा रिंग, क्योंकि एक छोटा सा पोर्शन माना है मैंने। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैंने इस रिंग का रेडियस कितना माना है, कौन बता रहा है? स्मॉल आर। एक्सियल लाइन कितनी मानी है मैंने? एक्स। ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा भाई? x² प्लस x² प्लस क्या बन जाएगा यार? आर का स्क्वायर, x² प्लस आर का स्क्वायर। डन। यहाँ पे x² प्लस आर का स्क्वायर, और उससे ऊपर से अंडर रूट और लग जाएगा यार उसका। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अब आप थोड़ा सा ध्यान में सुनो, मैं डायरेक्ट रिजल्ट की बात कर रहा हूं। आपको याद है मैंने एक चार्ज रिंग की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, बट वहां चार्ज क्यू लिया था, तो यहां मैं चार्ज डी क्यू लूंगा यार। एलिमेंट्री पोर्शन मैंने रिंग का लिया बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की तरफ, ये O है तो O से P की तरफ, इधर को ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये याद कर लो। अब मैंने तुम्हें ये यहाँ बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रखी थी, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू चार्ज के लिए थी, ये पूरे चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन पाई थी। सेम वही चीज है, ठीक है। मतलब ये समझ लो मैं डी क्यू चार्ज के लिए ले रहा हूँ, ये पोर्शन मैं यूज कर रहा हूँ वहां पर, ठीक है। तो मैंने एज इट इज इसी का रिजल्ट उठाया है यार वहां पर, ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि मेरे बच्चे ये जो रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ये होती है, बट मेरा चार्ज यहाँ क्यू था तो मैं यहाँ पे डी क्यू चार्ज ले रहा हूँ। ओके डन, ये भी ठीक हो गया, डी क्यू चार्ज हमने ले लिया, ठीक है। जो सरफेस एरिया था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इतना होगा। तो आप एक चीज बताओ, ये अगर एरिया की बात चल रही है तो चार्ज में जो चार्ज डेंसिटी होगी वो लीनियर लैम्डा नहीं पड़ेगी अब की बार,
सिग्मा पड़ेगी। सिग्मा चार्ज क्या होता है, सिग्मा ds, ds की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dq चार्ज। बेटा पुट दिस dq वैल्यू इन दिस इक्वेशन, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूं तो इस इक्वेशन में पुट कर दो। अब मैंने dq की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, गुड, ये वैल्यू पुट कर दी। अब आप कहेंगे सर ठीक है ये वैल्यू आ गई, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। ऑब्वियसली मैं बोल चुका हूं, क्योंकि रिंग तो एक एलिमेंट्री पोर्शन था, डिस्क का निकालने के लिए तो मुझे रिंगों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसको इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट क्या लगाऊंगा यार, पूरे डिस्क का रेडियस तो कैपिटल आर ही माना है मैंने। अगर डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर है तो उसका तो मैं 0 से आर तक ले जाऊंगा ना, क्योंकि रिंग है तो यहीं से शुरू हो गई। एक रिंग ऐसे समझो, दूसरी रिंग ऐसे, ऐसे रिंगें बनती चली जाएंगी ना, तो यहाँ पूरी डिस्क बन जाएगी। तो मेरे बच्चों मैंने इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट कर करके मेरे पास जो सॉल्यूशन आया वो ये आ गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्क सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। अगर सेमी वर्टिकल प्लेन होगा तो वो थीटा क्या बन रहा होगा, ये वाला एंगल होगा बेटा, जो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसके स्पेशल केसेस ले लेंगे, अब उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें प्लेन सीट का भी इसी से निकल के आ जाता है, ठीक है, प्लेन सीट का क्या निकल के आता है, अगर हम मान लीजिए इसको 0 बोल दें, कॉस यानी कि थीटा 90 डिग्री ले लें, तो ये प्लेन सीट की तरह बिहेव करेगी ना डिस्क, तो थीटा कॉस 90 का मतलब 0 हो जाएगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन चार्ज सीट आ जाएगा, थिन चार्ज सीट। अगर थिक होगी तो सिग्मा, वो आगे चल के निकालेंगे हम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इट वाज द, मतलब अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारा करा दिया। आज मैं एक एरिया वेक्टर, एक नई चीज बता रहा हूं। तो एरिया वैसे तो अभी तक आपने स्केलर फॉर्म में पढ़ा है, हो सकता है बेटा टाइम खत्म हो जाए, हम एरिया वेक्टर कल के लेक्चर में स्टार्ट करें, बट जितना जब तक हम कर सकते हैं इसको मैं करूंगा। एरिया आपने हमेशा स्केलर फॉर्म में पढ़ा है, यहाँ वेक्टर में पढ़ने की क्या जरूरत आ गई यार। एक्चुअल में जो कोई भी प्लेन है ना, उसका जब हम नॉर्मल लेते हैं, जो कोई भी प्लेन है अगर हम उसका कोई नॉर्मल लेते हैं, तो वो जब नॉर्मल का मतलब यूनिट वेक्टर यानी कि वो डायरेक्शन बता रहा होता है हमें, तो अपने आप ही वो सर डेरिवेशन दिखाना सर डिस्क वाली है बेटा। सर, डेरिवेशन दिखाना डिस्क वाली, स्क्रीनशॉट खींचना सर। हाँ ले लो, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, हाँ जी हाँ जी। ओके।